नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे कुछ जियोपॉलिटिक्स की, कुछ हमारे पड़ोसियों की और हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं सुमित पीर जी, जिनका मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका सुमित पीर जी। और आरंभ करने से पूर्व सभी को एक रिमाइंडर, या चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें और हमारे मर्चेंडाइज स्टोर पर भी थोड़ा घूम-घाम आएँ। जी, सुमित जी, आजकल का मंत्र आपको पता है, लेटेस्ट मंत्र क्या है आजकल? जी। जो भारत के अतिरिक्त नहीं, मंत्र तो पता है कि हमारी शक्ति मानी जाती है कि साहब भारत की शक्ति है मंत्र। लेकिन ये मंत्र जो है भारत में छोड़कर बाकी पूरे विश्व में बांग्लादेश भी गा रहा है, पाकिस्तान भी गा रहा है, उधर वो आपके साउथ अमेरिकन कंट्री, चाइना, रशिया भी नहीं गा रहा, रशिया को कोई मतलब नहीं है। इंडिया रशिया को छोड़ दीजिए। पूरा यूरोप गा रहा है, सब कह रहे हैं ओम नमः ट्रम्पाय, ओम नमः ट्रम्पाय। सर, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार, शो पे बुलाने के लिए साधुवाद। सर, भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए शुभारंभ करते हैं। देखिए, अभी जो ट्रम्प आए हैं संजय सर, दुनिया में काफी चीजें बहुत जल्दी और बहुत फास्ट चेंज हो रही है। और ट्रम्प के कुछ, मैं आपको शुरुआत करेंगे, ट्रम्प के कुछ विचित्र आइडियाज है, कुछ डेंजरस आइडियाज है, कुछ, अब मैं पता नहीं फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड कैसे उसको डिस्क्राइब करूं, कि कुछ मैं रेवोल्यूशनरी बोल देता हूँ फिलहाल। रेवोल्यूशनरी आइडियाज है उसके। पहला, रेवोल्यूशनरी है, रेवोल्यूशनरी तो नहीं है, क्रांतिकारी 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 डिस्ट्रक्टिव है ज़्यादा, डिस्ट्रक्टिव है ज़्यादा। चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं। तो वही मैंने कहा ना, फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड, तो मैं क्रांतिकारी आइडियाज बोलूंगा। अभी क्या है कि देखिए, पहली चीज तो ट्रम्प कहता है, ट्रम्प का एक अभी पीछे एक स्टेटमेंट आया, कहता भाई देखो 1855-60 से लेके 1913 तक अमेरिका बहुत संपन्न रहा। अमेरिका ने सबसे ज्यादा पैसा कमाया, और अमेरिका ने जो पैसा कमाया ये कमाया टेरिफों से। और तब हमें 1900 के बिगिनिंग में एक बॉडी बनानी पड़ी कि इतना जो पैसा अमेरिका में उसका करे क्या। कह रहा था ये सड़कें, ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ा तभी बढ़ा, उसके बाद हमने नहीं बनाया। कह रहा कि अमेरिका में संपन्नता आई है टैरिफ को लेके। कहता मैं वो दौर वापस लाना चाहता हूँ कि, और कह रहा उसके बाद एक नया दौर आया जब हम टैक्स, तब उससे 1920 के आसपास के पहले टैक्स नहीं होता था, इनकम टैक्स। कह रहे जब से हमने इनकम टैक्स देना शुरू किया तो अमेरिका का पैसा बाहर जाता, बाहर के लोग का भला करता, अमेरिका डेट में बढ़ता जा रहा है। उससे पहले के दौर में अमेरिका के पास सरप्लस था, पैसा लगाया, इधर उधर लगाया और टैक्स नहीं था। तो कहीं ना कहीं ये पहला इंडिकेशन दे रहा है कि टेरिफों के माध्यम से दुनिया भर से पैसा अमेरिका में लाऊंगा और अमेरिकन लोगों पर टैक्स नहीं लगाऊंगा। क्योंकि इसका हाइपोथेसिस है, अगर मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा तो कंजप्शन बढ़ेगा, कंजप्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक कंजप्शन बढ़ेगा, डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगी। जो भी डॉलर आर्बिट्रेज जिसके कारण हम चाइना से या वियतनाम से या कहीं और से इंपोर्ट करते हैं, वो थोड़ा मैं कम कर दूंगा। पहला इसका ये आइडिया कि मैं इनकम टैक्स अब हटा रहा हूं और मतलब टैरिफों के माध्यम से पैसा लाऊंगा। दूसरा ये कह रहा है, इसने बोल दिया पीछे, बोला भैया देखो, यू हैव टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन दावोस में, जो इसने बोला यू हैव टू कम एंड मैन्युफैक्चर इन अमेरिका। अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चर नहीं करूंगा मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा। और अगर अमेरिका में मैन्युफैक्चर किया, जो दुनिया में सबसे कम टैक्स रेट है, जो करीब 10-12% के आसपास मानी जाती है, वो आपको टैक्स रेट लगाऊंगा अगर आप अमेरिका में मैन्युफैक्चर करोगे। ये उसका दूसरा क्रांतिकारी आइडिया है। तीसरा क्रांतिकारी आइडिया, इसने कल परसों एक नया शगुफा छोड़ा ट्रम्प सामने। बोलता भाई देखो, अगर अब कहता कहता कि देखो जी, हम एनपीटी के पार्ट, पहले एक मिसाइल रेजिम होती थी, फिर एनपीटी आई, हम उसके पार्ट बने, कभी हटे कभी रहे। यार रेगन ने अपने टाइम में एक बहुत बड़ा फंड बनाया था अमेरिका के स्काईज को सेफ रखने के लिए। कह रहा क्या हुआ, धीरे धीरे बाद में हम एनपीटी पे फंसे, फिर हमारा रशिया के साथ समझौता हुआ, ये हुआ, हमने उस प्रोग्राम को डिले कर दिया। कहता भाई आज अमेरिका का स्काई सेफ नहीं है, और अमेरिका के स्काई में रोनाल्ड रेगन के समय से ज्यादा खतरा है बैलिस्टिक मिसाइल्स, हाइपरसोनिक मिसाइल्स का। तो बोले ट्रम्प साहब क्या किया जाए। बोला फौरन से बेशतर एक काम करना है, इजराइल के स्टाइल जैसा आयरन ड्रोम पूरे अमेरिका के लिए बना डालो। अब मतलब इतना बड़ा आयरन ड्रोम तो बन नहीं सकता। आयरन ड्रोम की खासियत यह है संजय सर, एक टाइम में वो मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। इंटेंसिटी टारगेट्स की ज्यादा नहीं होती, कम डिस्टेंस रहते, बट एंगेज करने की क्षमता उसकी सबसे ज्यादा, खासकर ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह के लिए ये काफी इफेक्टिव माना जा सकता है। तो इसने कहा ये पहले व्हाइट हाउस में बनेगा, अमेरिका की इंपॉर्टेंट जो इंस्टॉलेशन उसमें बनेगा,
फिर पूरे अमेरिका को ये कवर करेगा। तो मतलब एक सुपर आयरन डोम ऑफ मल्टीपल बैटरीज, कहीं 100 कहीं 1000 बैटरियां, और ये दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। ये बिलियन ट्रिलियन डॉलर कितने का ये नहीं पता। बाय द वे सऊदियों से 1 ट्रिलियन तो मंगाया, शायद वही लगा रहा है। कह रहा भाई ये 1 ट्रिलियन डॉलर का हमने ये ऑर्डर करना है अपने का। तो ये तीसरा उसका ये शोध है। चौथा शोध कह रहा भाई सरकारी मुलाजिम जितने हैं, कह रहा 6 फरवरी तक तुम्हें काम पे बेटा आना है। अगर नहीं आए तो तुम्हारा इस्तीफा माना जाएगा और तुम्हें सितंबर तक की तनख्वाह मिली जाएगी, कि 6 महीने का नोटिस पे या 7 महीने का, और टाटा बाय बाय। ये 2 मिलियन सरकारी मुलाजिम है जिसमें से काफी ऑफिस नहीं आ रहे, तो उनको ये भगाने के चक्कर में कह रहा मैं पैसे दूंगा और तुम यहां से निकल लो। एक बार ये। दूसरी बार पॉइंट नंबर 5, ये जो PNTR स्टेटस की हम बात करते थे, जो एक नॉर्मल ट्रेड रिलेशंस के लिए होता है, तो उसमें अब रिपब्लिकन कांग्रेसमैन ने ऑलरेडी अधिवेशन चला दिया संजय सर कि चाइना का वो स्टेटस हटा दो। अगर वो पारित हो जाता, अगर उसको ट्रम्प चाहे पारित करा दे, तो 50% टैरिफ एक्स्ट्रा चाइना पे लगेगा। छठा स्टेप बोला कि यार ये चाइना करेंसी मैनिपुलेटर है, इसके लिए एक अध्यादेश जो उनके यहाँ एक प्रोसीडिंग होती वो शुरू करा दी। अगर वो होता तो 110% टैरिफ लगेगा चाइना पे। तो चाइना को इधर उधर से टाइट करना, ये 7वां स्टेप। 7वां इसने एक और काम कर दिया। अब बाइडेन ने क्या किया था सर, इजराइल ने पैसे भेजे थे बाइडेन को, कह रहा यार ये 2000 पाउंड वाला हमें बॉम्ब चाहिए। बाइडेन ने पैसे रख लिए, परचेज ऑर्डर रख लिए, बॉम्ब शिप नहीं किया। कह रहा नहीं इससे ना गाजा का मुसलमान मरेगा, मैं तुम्हें बॉम्ब नहीं दूंगा। ये देखिए ओबामा की पूरी चलती थी, एंड तक ओबामा की चलती थी। कह रहा गाजा का मुसलमान मरेगा, मैं बॉम्ब नहीं दूंगा। इजराइल कह रहा भाई तूने पैसे रख लिए, तूने पीओ ले लिया, तो फिर लेता ना, मजा कर देता। कह रहा नहीं ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। अब यहां विडंबना देखिए संजय सर, वहां गाजा में इजराइल के हाथों मुसलमान मरेगा, इसलिए हम तुम्हें बम नहीं देंगे। पर यहां यूक्रेन को मैंने बम एटकैम दे दिया और बोला मेनलैंड रशिया पे यूज कर। अगर वहां रशिया में क्रिश्चियन मरता है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर गाजा में मुसलमान नहीं मरना चाहिए, उससे हमें आपत्ति। ये देखिए हिपोक्रेसी। अगर तुम सिविलियन कैजुअलिटीज या वॉर एस्केलेशन को लेके चिंतित हो, वही मापदंड गाजा में भी है, वही मापदंड रशिया मेनलैंड में भी है। तो मतलब रशिया में मरने वाला क्रिश्चियन है या यूक्रेन में मरने वाला क्रिश्चियन है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुसलमानों को कुछ नहीं होना चाहिए। अब इसके पीछे बाइडेन का दिमाग तो नहीं, ओबामा का दिमाग था जो कह रहा था। अब ट्रम्प ने बोल दिया जी मैंने इनको मिसाइल देने शुरू कर दिए, शिपमेंट इजराइल पहुंच गई है। इसके बाद क्या होता है, अब मेरी किसी इजराइल भूतपूर्व एक डिप्लोमेट से बात हो रही थी कुछ 1-1.5 महीने पहले। उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज बोली, बोला यार सुमित हमें चाहिए बड़े वाला मिसाइल, जैसे जीबीयू सीरीज के मिसाइल चाहिए हमें। उसका वजन सर उसका लेंथ 6.2 मीटर, 14,500 किलो वजन, $500 मिलियन का एक पीस, $500 मिलियन यानी कि आधे बिलियन का एक पीस, 61 मीटर तक ग्राउंड में पेनिट्रेट करता, कोई भी तरह का बंकर हो, अलॉय हार्डेंड हो, आरसीसी हार्डेंड हो, आरसीसी प्लस अलॉय हार्डेंड हो, सबको ध्वस्त कर सकता है। यानी कि खुमैनी का बंकर हो या ईरान की कोई भी अंडरग्राउंड से अंडरग्राउंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, उसको ध्वस्त करेगा। अब बाइडेन जहां 2000 पाउंड के बम नहीं दे रहा था, अब ये जीबीयू इजराइल को मिला नहीं मिला इस पे क्लैरिटी नहीं है, पर यह माना जा रहा है कि संभवतः ट्रंप इजराइल को ये शिप कर देगा अगर इजराइल मान गया। तो एक इसने ये बड़ा काम किया। उसके बाद चलते कोलंबिया के साथ इनका करीब 163 बिलियन डॉलर का ट्रेड। कोलंबिया को बोला भैया अपने जो इमिग्रेंट से वापस ले लो। कोलंबिया कहता नहीं जी मैं तो नहीं लेता वापस, और ये कोई हम बात नहीं मानते। तो बोला तेरे पे 25% टैरिफ लगाऊंगा। अब कोलंबिया का मैक्सिमम एक्सपोर्ट जाता ही यूएस है, कॉफी है, कट फ्लावर्स है और 2-3 चीजें और है जो यूएस जाती है। अब कोलंबिया पे संजय सर जब टैरिफ लगाने की बात आई तो वहां के प्रेसिडेंट हिल गए, कहना नहीं भाई साहब मैं वापस लेने को तैयार हूँ, टैरिफ वैरिफ मत करो। अब वहां क्या हो गया, अब पहले तो उसने बैक ट्रैक कर लिया, पहले उसने बोला हम अमेरिका को जवाब देंगे, फिर कहा नहीं। अब इमिग्रेंट्स वापस लेने को तैयार हो गया। इतने में उसी दिन शाम को एक वहां विचित्र घटना घटती है। जो प्रेसिडेंट साहब है कोलंबिया के, जबकि आप जानते हैं बुगाटा ड्रग हेडक्वार्टर है दुनिया का, वो मैक्सिको। अब उसने क्या कर दिया, वहां उसका एक ट्रांसजेंडर टीवी होस्ट है जिसके साथ उसका माना जाता है कुछ अफेयर है। तो उसके साथ उसकी एक फोटो निकल जाती है अचानक सोशल मीडिया पे। आप जानते हैं सोशल मीडिया कौन कंट्रोल करता है, उसकी फोटो आ जाती है। जब ये फोटो आ जाती है तो वहां के 70% 80% लोग कैथोलिक हैं। जनता कहती है तूने क्या कर दिया, कहता नहीं मेरा ऐसे कोई संबंध नहीं है, मैं तो हेट्रोसेक्सुअल हूं। कहते तू क्रिश्चियनिटी में अलाउड ही नहीं, तू ये क्या कर रहा है। अब अपोजिशन उसमें हमला करती, कहती तू सरकारी पैसे पे ये कर रहा है,
तो बेचारा कोलंबिया का प्रेसिडेंट तीनों तरफ से मारा गया। फिर ले चलता हूं आपको ब्राजील। ब्राजील में इन्होंने डिपोर्ट कर लिए हथकड़ी बांध के। ब्राजील कहता है जी ये इनह्यूमन है, हम इसको नहीं चलाने देंगे, इट इज अगेंस्ट द राइट्स, हम इसका वो करेंगे। तो उसने बोला बेटा ठीक है, तुम पे भी टैरिफ देखता हूँ कैसे कैसे लगेगा। जो तुम्हें वेनेजुएला के अगेंस्ट में मदद करता हूँ, जो तुम्हारे बॉर्डर्स को मैं वेनेजुएला से प्रोटेक्ट करता हूँ, तो ठीक है हम हट जाते, तुम खुद प्रोटेक्ट कर लेना। अब फिर वहां ब्राजील वाला हिल गया, कह रहा भाई ये क्या हो रहा है। उसके बाद आपको, अब मैं नंबर भूल गया, 10वां नंबर है मेरे हिसाब से। 10वां नंबर का पॉइंट ये है, आज उन्होंने एक और नया शगुफा छोड़ा। ट्रम्प साहब ने कहता है भाई देखो, मैंने गुआंटानामो बे में, जो क्यूबा में इनका डिटेंशन फैसिलिटी है, नेवल बेस भी है, क्यूबा उसे लीगल इलीगल के चक्करों में रहता पर है तो इन्हीं का। कह रहा वहां 30,000 बेडों की व्यवस्था करा रहा हूं। कह रहा 30,000 बेड काहे को? कह रहा उसमें 30,000 खतरनाक इलीगल्स को मैं वहां रखने, डिपोर्ट करने जा रहा हूं। क्योंकि इसमें मैं मानता हूं कि जो ट्रम्प कह रहे थे 70,000 चाइना के मिलिट्री एज्ड मेन एंड वुमेन हैव इन्फिल्ट्रेटेड यूएस, कुछ मैक्सिकन ड्रग कार्टेल्स के हैं, कुछ रशियन से वो इन्फिल्ट्रेटेड यूएस, इनको वहां डिटेन करेंगे। क्योंकि चाइना अपने वापस लोग लेता नहीं। चाइना को आप बोलो ये तुम्हारा बंदा है, कहेगा भाई मैं नहीं जानता, जबकि उन्हें पता है हमारा है, ये है, बोलेगा मेरा कोई नहीं, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद। तो अब उनको वहां गुआंटानामो भेजा जाएगा। उसको लेके काफी हड़कंप मच गया, भाई ट्रम्प ने ये क्या कर दिया, गुआंटानामो पे लोगों को भेज रहा है। तो एक तो वहां पे ये चक्कर हो रहा है। उसके अलावा जो नया उसने शगुफा ट्रम्प ने छोड़ा है वो ये है कि भाई अब मैं एक और चीज करूंगा कि ये जितने भी अमेरिका में मतलब जो खनिज होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, इनकी रिफाइनिंग जो है, इनकी रिफाइनिंग की अभी टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं चाइना डोमिनेटेड है। इनकी रिफाइनिंग की टेक्नोलॉजी को हमें फटाफट यहाँ डेवलप करना है। कारण क्या है सर? गैलियम है, एंटीमनी है, और एक और ग्रेफाइट है, और एक और मेटल है, और रेयर अर्थ है जिसका मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। चाइना ने प्रतिबंध लगा दिया, हम ये अमेरिका को नहीं देंगे। और चाइना ने एक और बोल दिया, जो लैब मेड ब्लैक डायमंड होता है, जो ओरिजिनल डायमंड से ज्यादा होता है, हर कटिंग टूल में यूज होता है, चाइना कहता है कि ये इंडस्ट्री मेरी डोमिनेटेड है, इसकी सप्लाई चेन मेरी डोमिनेटेड है, मैं ये अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं करूंगा। तो अमेरिका के पास 1 महीने का स्टॉक है। अगर ये चाइना ने वाकई रोक दिया तो 1 महीने बाद अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत बहुत असंभव हो जाएगा। अमेरिका के पास आईपी है, पर जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे, लॉजिस्टिक बनाओगे, सप्लाई चेन बनाओगे, उसमें 2-3 साल लगेंगे। क्या 1 महीने बाद ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग बंद करना एफर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये देखने का विषय है। ये मतलब, और ये इसके अलावा एक और उन्होंने बड़ा स्टंट मारा। तो आप भूल ही गए। कौन सा सर? जो इसने जो तलवार निकाल रखी है यूरोपियन यूनियन और डेनमार्क के वो अगेंस्ट में। हाँ वो भी आ रहा हूँ। तो पहले यूरोपियन यूनियन से शुरू करते हैं। यूरोपियन यूनियन को बोला भैया तुम्हारा हमसे 350 बिलियन का ट्रेड डिफिसिट है, और तुम्हें अगर लगता है कि तुम चाइना को माल दोगे और मुझसे सब्सिडी मिलेगी, मुझसे प्रोटेक्शन मिलेगी, नेटो में तुम पैसे भरोगे नहीं, भैया ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं तो भैया जयराम जी की बोल रहा हूँ, अगर तुमने मुझसे ऑयल एंड गैस नहीं खरीदा, तुमने इस ट्रेड डेफिसिट को जीरो नहीं किया, मैं तो जयराम जी की मेरी। अब यहाँ क्या हो गया, यूरोपियन यूनियन में सिनेरियो बेस्ड प्लानिंग हो रही है संजय सर, कि अगर ट्रम्प ने ये लगाया तो हम क्या करेंगे, ये लगाया तो हम क्या करेंगे, ये लगाएंगे तो क्या करेंगे। इतने में वहां दुनिया का कॉमेडियन, दुनिया का जो जोकर है, ज़ेलेंस्की पहुंच गया। ज़ेलेंस्की कहता कोई बात नहीं, हम सब यूरोप के ही पार्ट है, अपने आपको यूरोपियन मानता, बाय द वे पता नहीं उसकी कौन सी दादी मरहूम सपने में आई थी। कहता हम यूरोपियन है, हमें 5% जीडीपी अपना लगाना पड़ेगा डिफेंस में। मैंने कहा हाँ बेटा, पेरिस तो तू बना नहीं पाएगा, यूक्रेन हर चीज को जरूर बना देगा। कहता सब मिलके लड़ेंगे, 5% जीडीपी लगाओ, मैं तुम्हारे सरगना बनूंगा। तो मैंने कहा तू हर जगह यूक्रेन बनाने के चक्कर में। यहाँ ये डेवलपमेंट है। तो यूरोपियन यूनियन को ये डंडा कर रखा है। फिर ग्रीनलैंड वाली की बात करते हैं। ग्रीनलैंड वाली बहन जी को फोन कर दिया, ग्रीनलैंड वाली बहन जी बिल्कुल घबरा गई। ये अपनी डेनमार्क वाली, तो ग्रीनलैंड वाली कहेंगे, वो घबरा गई। कहता भाई ये क्या हो गया। तो उन जैसे ट्रंप ने ऐसा हड़काया झमकाया, वो सर जहाज में बैठी कह रही मैं ब्रसल जाऊंगी, मैं पेरिस जाऊंगी, और मैं जाऊंगी जर्मनी, ओलाफ से मिलूंगी, मैक्रोन से मिलूंगी, ब्रसेल्स में यूरोपियन यूनियन का जो हेड ऑफिस है, उनका पार्लियामेंट है, वहां जाकर अपनी गुहार लगाऊंगी। तो बहन जी ने हाल फिलहाल में $2 बिलियन के हथियार खरीद लिए। फटाफट इस दौरे में 2 बिलियन के हथियार खरीद लिए। पर बहन जी भूल गई कि अमेरिका का $800 बिलियन का हथियारों का बजट है। 2 बिलियन काहे को फूक रहे हो, कहाँ 200 बिलियन, कहाँ 2 बिलियन, उससे कुछ होने का नहीं। जब हथियार ऑर्डर दोगे थोड़ी ना कि ब्रेड का रोल है कि ब्लिंकिट से आ जाएगा, उसमें आने में टाइम लगेगा, ट्रेनिंग में टाइम है उसका। हाँ। एक तरीका है जी, पाकिस्तान से ले लो।
पाकिस्तान तो बंदे भी दे देगा साथ में फ्री में, कोई बात नहीं। हाँ, वो कहेगा ले जाओ हमारे 1 लाख बंदे भी ले जाओ भाई। लेकिन अगर हाँ, जिंदा आए कोई बात नहीं, मर गए तो बिल्कुल डेनमार्क में मरेंगे, सीधी जन्नत मिलेगी वहां से। तो एक ये है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है सर, जो मैं इस हाईलाइट करना चाहूंगा ट्रंप को लेके, एक बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है कार्ल टकरसन, या कार्ल टकरसन फॉक्स न्यूज वाला जो बंदा है, उसने एक ब्रॉडकास्ट में भी बोला, भाई डीप स्टेट की, बाइडेन की और एंथनी ब्लिंकन की साजिश थी। ये काम सौंपा गया था एंथनी ब्लिंकन को ट्रंप को पुतिन को मरवाने का, कि कुछ भी करो पुतिन को मरवाओ। और अगर हम ये देखें, जब से रशियन यूक्रेन वॉर हुई, पुतिन पर ऑफिशियली 2 अटेम्प्ट तो हो चुके हैं असैसिनेशन के, तो हमें भी पता, आपको भी पता, जो ओपन मीडिया में। अब ऐसा माना जाता है पुतिन पे छोटे बड़े अटेम्प्ट होते रहते हैं, बट जो बड़े अटेम्प्ट पुतिन पे हुए थे, क्या बिल्कुल ये थी कि अगर इसको मरवाओगे एक वर्ल्ड वॉर होगा, वर्ल्ड वॉर होगा तो तभी दुनिया का रिसेट होगा, क्योंकि काफी लोग ऐसे मानते हैं दुनिया की आबादी बढ़ गई है, इस दुनिया में लोगों को मारना पड़ेगा, दुनिया में लोग मरेंगे, आबादी घटेगी, तभी प्लेनेट सस्टेनेबल रहेगा। तो अब ये जो खुलासा हुआ है, जब केजीपी से एफएसबी, जब आप कहते हैं उसको, एफएसबी से इसकी टिप्पणी मांगी गई, तो उन्होंने कह रहा कि हम पुतिन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और हम हर थ्रेट को सीरियसली ले रहे हैं, और हमने पुतिन की सुरक्षा इस थ्रेट के बाद बढ़ा दी। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ऐसा कोई बात नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं है। और रशिया के अब मिनिस्टर कह रहे हैं, कि पॉलिटिशियन कह रहे हैं, भाई अगर ये बात सच हुई और पुतिन को असैसिनेट किया गया, करने की कोशिश थी, या फ्यूचर में किया गया, तो रशिया विल रिस्पॉन्ड विद न्यूक्लियर वेपन्स। ये बिल्कुल क्लियर कट एस्केलेशन है। अगर रशिया के पुतिन को कुछ भी हुआ एक्सीडेंट में इधर उधर, और आपको ये माना गया कि एक असैसिनेशन अटेम्प्ट अमेरिका ने कराया, तो भाई वी विल स्ट्रेट वे अटैक विद न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसके बाद दुनिया में और हनकम मच गया, यार ये तो सीधे सीधे न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं। तो ये मतलब 15-16 चीजें मैंने आपको बताई थी, ये है ट्रंप के आने के बाद हड़कंप। और हाँ, एक चीज हमारे परिप्रेक्ष्य में भी, ये भी बता दूं मैं, ट्रंप ने परसों बोला, ये हमारे दर्शकों को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि इसमें काफी मिसकंसेप्शन होंगे। ट्रंप ने बोला, भाई इंडिया, चाइना और ब्राजील ये टेरिफ अब्यूजर्स है। ब्राजील से उसकी पुरानी खुंदक है, क्योंकि ब्राजील आप जानते हैं कि वो ब्रिक्स करेंसी के पीछे ब्राजील का प्रेसिडेंट था लूला। लूला को लगता था नई करेंसी आएगी, मेरा पार हो जाएगा, और वो चाइना का गुलाम तो है ही वो, तो वहां लूला से उसकी वो खुंदक है। अब चाइना को बैकफुट में लाया है। दो यूएस का ट्रेड डिफिसिट चाइना से घटा, करीब 327 से 350 बिलियन के बीच का आंकड़ा है, घटा है उन्होंने 20-22%। पर क्योंकि डिलिंकिंग ऑफ सप्लाई चेन हो गया, चाइना से व्यापार कम हो गया, तो ट्रेड डिफिसिट घटा है। पर अब भी करीब 327 से 350 बिलियन के आसपास का नंबर है जो अब भी है। तो चाइना से तो उसकी वो खुंदक है। अब भारत से क्यों खुंदक है? भारत से जो हमारा म्यूचुअल ट्रेड है अभी 118 बिलियन है, 119 बिलियन, 1 बिलियन इधर उधर हो सकता है, जिसमें हमारे फेवर में ट्रेड जो सरप्लस है $32 बिलियन का। ट्रंप ने सीधा से कुछ नहीं है सर, ट्रंप सी। और हमारा, मैं आपको ये भी बता दूं रिकॉर्ड, हमारा नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर भाइयों और बहनों अभी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ट्रंप ने क्लियर कहा भाई ये डिफिसिट घटा दो। अब जो आज मीडिया में भी आपने खबरें पढ़ी होंगी, जो सूत्रों के माध्यम से भी आ रही, जो अभी बजट अनाउंस होगा, उसमें इन सब चीजों को काफी हद तक एड्रेस किया जाएगा। और ट्रंप की मोदी जी से बात हुई, जबकि देखिए ट्रंप फोन करते हैं एमबीएस को 1 ट्रिलियन मांगते हैं, ट्रंप फोन करते हैं डेनमार्क को, वो हिल जाती है, कोलंबिया फोन करते हैं वो हिल जाता है, जहां ट्रंप फोन कर रहा है वो हिल रहा है। अभी केयर स्टार्मर और मैक्रोन का तो नंबर भी नहीं आया, जहां फोन करे दुनिया में हिल जाते हैं। यही ट्रंप जब फोन करते हैं मोदी जी को, तो यहाँ पे जो एक बड़ी अच्छी बात हुई, आगे ट्रेड रिलेशंस वगैरह को लेने की बात हुई, आगे चीजों को बढ़ाने की बात हुई। हमने कहा हमारा बहुत पॉजिटिव कॉल रही, उन्होंने कहा भारत से बड़ी पॉजिटिव कॉल रही। टेरिफ का छोटा मोटा इशू है, 30-32 बिलियन डॉलर का, आप हमसे इक्विपमेंट ले लो, हमसे डिफेंस का माल ले लो। इक्विपमेंट का भी बात नहीं है, भारत तो कह रहा है कि भैया तो क्रूड ऑयल दे दो, क्रूड ऑयल दे दो कम और कर देंगे, सऊदी से कम कर देंगे, तुमसे ले लेंगे, हमें क्या प्रॉब्लम। और पिछली बार भी यही हुआ था, बिल्कुल यूएस से बहुत क्रूड खरीदने लगा था, बाद में बाइडेन साहब आ गए तो बंद हो गया। और सर ये भी देखिए ना, हमें तो अपने ये जहाज वहाज भी खरीदने, तो हम तो देखिए 30-32 बिलियन डॉलर हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, 30-32 डॉलर तो एक और बात बताए, उसमें हुआ ना कि साहब कि हम आपसे खरीद तो लें, आप तो टाइम की डिलीवरी तो देते नहीं हो, खरीद के करें क्या। हाँ, और दूसरी बात है, हम तो खरीदने को तैयार है। और ट्रंप ने ये भी बोला ना, देखिए
ओपेक को बोला भैया तेल की कीमतें गिरा दो। अब देखिए जब ट्रम्प ने एमबीएस को फोन लगाया, ओपेक की मीटिंग वैसे 2, 3 या 6 फरवरी को तय है, पर तब $83 का बैरल था, कल परसों ये 78 पे आ गया था। ट्रम्प ने बोला इंटरेस्ट रेट्स घटा दो, तेल का प्राइस बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट घटा दो, तभी दुनिया में लिक्विडिटी बढ़ेगी और तभी रशियन यूक्रेनी वॉर रुकेगा। और ये दोनों चीजें हो रही है। तो मतलब ये उनके मतलब जो पॉजिटिव चीजें हैं, मतलब भाई ये क्रूड का प्राइस घटा दो और अलास्का में ड्रिलिंग कर दो, वो तो बोल ही दिया। बोला जहां अमेरिका में ड्रिलिंग करनी है, अलास्का में करनी है, जहां मर्जी ड्रिलिंग करो, तेल निकालो और हमें नेक्स्ट एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी बनना, इंपोर्टर नहीं रहना। मिडिल ईस्ट की ऑयल पे एनर्जी हमारी डिमांड नीड नहीं होनी चाहिए। ये तो मतलब अमेरिका में जो 17-18 पॉइंट हुए और ये जो गलत धारणाएं फैलाई गई है भारत के प्रति कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, एक छोटा मोटा इश्यू, वो हम ऑलरेडी सेटल कर रहे हैं। और हम तो कहते हैं भैया अगर यहाँ बेच सकते हो, अगर तुम्हारा माल बिकता बेचो, टैरिफ छोड़ दो, अगर तुम्हारा माल यहाँ कम्पिटेटिव है, लोकल मार्केट में कम्पीट कर रहा है तो बेच दो, किसी ने रोका थोड़ी, हम थोड़ी ना टैरिफ लगा के रोक रहे। और भारत के साथ मतलब अगर मैं जितने भी टॉप वर्ल्ड लीडरों के साथ कॉल्स हुई है, अगर मैं उसका एनालिसिस करूं तो सबसे पॉजिटिव कॉल मुझे लगता है मोदी जी के साथ हुई। तो मोदी जी फरवरी में जा भी रहे ट्रम्प से मिलने, वही अब पुतिन से ये ट्रम्प मिलेंगे, फिर मोदी जी से मिलेंगे, फिर चाइना के साथ हिसाब किताब करेंगे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं, अब ये ऑफिशियल हो गया है, यूएस ने डाटा जारी करके इसको कंफर्म किया है। सर फेंटेनिल से हर रोज 400 अमेरिकन मर रहे हैं, 400 अमेरिकन फेंटेनिल से हर रोज मर रहे हैं। तो अब तक 4 लाख अमेरिकन फेंटेनिल की भेंट चढ़ चुके हैं और जो वायरस से मरे थे वो 2 मिलियन मरे हैं। ट्रंप ने कहा है कि जो पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस को रिपोर्ट देनी थी अबाउट वुहान, जो रोक दी गई थी, जिसको गायब कर दिया गया था, जिसमें वुहान का नाम निकाला गया था, वो संभवतः वो क्वायरी फिर से एक्टिवेट होगी। और बाय द वे इलॉन मस्क के सपनों पे भी पानी फेर दिया। इलॉन मस्क को लगता है मैं ईवी बेचूंगा। लास्ट टाइम जो मेगा एआई वाला प्रोजेक्ट स्टारगेट अनाउंस किया था उन्होंने, तो उसमें इलॉन मस्क को बाहर रखा था। अब की बार जो वो अध्यादेश लाए कि जो पहले था कि 2030 तक इतनी ईवी चाहिए, नॉर्मल गाड़ियों को फेज आउट करना, कह रहा भाई ऐसी कोई जरूरत नहीं है, नॉर्मल गाड़ियां चलेगी, क्लाइमेट से मैं निकल चुका हूँ, WHO से मैं निकल चुका हूँ। और यहाँ नेटो की हालत खराब है क्योंकि सर डेनमार्क और अमेरिका दोनों तो नेटो के मेंबर है ना, अब दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। ट्रम्प तो कह रहा अगर नहीं मानोगे तो मैं मिलिट्री एक्शन कर लूंगा। इसीलिए नेटो वाली बहन जी पूरे यूरोप में घूम रही है। और सॉरी, नेटो कह रहा है कि साहब कि हम वहां पर ट्रूप्स भेजेंगे। कहाँ पे? यूरोप ने यूरोप वाला जो नेटो है, यानी ईयू कह रहा है कि हम ग्रीनलैंड में ट्रूप्स भेजेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, अब डेनमार्क के अंडर है ग्रीनलैंड। अब डेनमार्क है तो उसका शहर, डेनमार्क तो उसका शहर है ना हमारा, डेनमार्क तो उसके अंडर आता है। व्हाट यू कॉल दिस, डेनमार्क आता है आपके सॉरी, डेनमार्क तो उसका मेंबर है ना अपने, व्हाट यू कॉल दिस, डेनमार्क तो अपना नेटो का मेंबर है, यूएस भी नेटो का मेंबर है। अब सवाल ये है अगर यूएस भिड़ता है डेनमार्क से, चाहे यूरोप के ट्रूप हो ना हो, तो नेटो के चार्टर में एक प्रावधान है, अगर एक नेटो के कंट्री पे कोई दूसरा हमला करता तो पूरा नेटो उस पर अटैक माना जाएगा। अब अगर एक मेंबर दूसरे मेंबर को अटैक करे तो इसमें क्या होगा? क्या नेटो बटेगा, आधा इसकी तरफ जाएगा आधा उसकी तरफ जाएगा? क्या ये मतलब ये होगा कि भाई तू डिसाइड कर, तू उसकी तरफ से लड़ेगा या तू उसकी तरफ से लड़ेगा? वैसे भी ट्रम्प धमकी दे चुके हैं, मैं नेटो से वॉकआउट कर सकता हूँ, ये ऑलरेडी थ्रेटेड कि भाई नेटो से मैं वॉकआउट कर सकता हूँ। तो अब वैसे आज की अप्रूवल रेटिंग देखिए ट्रम्प की, तो मैं देख रहा था 43% आ गई है, जो वर्ल्ड वॉर सेकंड या थर्ड के बाद लोवेस्ट प्रेसिडेंट की अप्रूवल रेटिंग है। तो ये जो चीजें विदिन 15 डेज लोएस्ट रेटिंग है सर, ये वर्ल्ड वॉर सेकंड या थर्ड के बाद, मुझे ध्यान नहीं है, सेकंड या थर्ड के बाद किसी भी प्रेसिडेंट की लोअर अप्रूवल रेटिंग्स है। पर कुछ चीज इनके बड़े क्रांतिकारी है, कुछ चीज इनके अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए लॉन्ग रन में ठीक है, और ये सीधा कहते हैं भाई हम टैरिफ लगाएंगे, दुनिया का पैसा आएगा, हम खाएंगे कमाएंगे। और अगर इसने इनकम टैक्स, थोड़ी सी इसके ऊपर चर्चा कर लें। ये जो हाँ जी, टैरिफ वाला जो है ना, ये टैरिफ एज वन ट्रिक पोनी, जी, सारी अर्थ की दवा टैरिफ। अब मैं चेक कर रहा था कि साहब कि आप टैरिफ की बात करते हैं, तो टैरिफ आप लगाएंगे, आपके यहाँ इंपोर्ट आप बंद करेंगे, आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब बाहर से जो माल आता है वो आता है तब जबकि डॉलर की वैल्यू, अगर आप और कुछ ना मेजर करें तो पाउंड से मेजर करें। 1950 में जी, 1 पाउंड में $4 आते थे। जी,
आज 1 पाउंड में $1.1 आता है। $1 आता है। सही कहा सर, बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं। है साहब। और 1950 में $1, बल्कि 47 में तो $1 इक्वल टू 1 रुपी हुआ करता था, लेकिन रियल एक्सचेंज रेट अगर पाउंड के हिसाब से लें तो 1950 में $1 इक्वल टू 3 रुपीस होता था। जी। आज की रेट में $1 जो है वो 85 रुपीस है, हाँ। बल्कि 86 है, 86। जी। अच्छा, और चाइना की अगर आप ले लें तो चाइना में आप ये देखें कि उसने तो आर्टिफिशियली अपनी करेंसी को युआन एप्रिशिएट होने से बचा रखा है। फिर भी मेंटेन वो करा। $1 जो है वो 7 युआन है। साथ की, हाँ, पिछले 10-15 7 साल से यही चल रहा हाँ, वो जो 6-7 के बीच में चलता रहता है वो। है। तो अब ये बताइए कि भाई मान लीजिए जूते की बात ले लेते हैं। हम्म, अब एक जूता वहाँ $2-4 में, $5 में मिल जाता है। जी। अच्छा वाला होगा तो $10 में मिल जाएगा। जी। या जी। फैंसी वाला होगा तो $20-25 में मिल जाएगा। जी। मैंने कैलकुलेशन किया कि साहब कि वही जूता, ये सब आते हैं चाइना से, ताइवान से, वियतनाम से, बांग्लादेश से, इंडिया से और पता नहीं कहाँ-कहाँ से। जी। इसी को आप, ये जो प्रेज़ेंट करेंसी इसकी वैल्यू है, उसमें आप बनाइए यूएस में, तो $150 से कम नहीं मिलेगा। जी। तो ये जो बल्क आइटम्स हैं, जो ये सारे इम्पोर्ट करते हैं, जिसमें आपके क्लोथ्स हो गए या आपके जूते हो शूज़ हो गए। गए, लेदर आइटम्स हो गए, वो इवन सर्टेन कमोडिटीज़ हो गई। तो बिकॉज़ ऑफ देयर रिज़र्व करेंसी स्टेटस, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी करेंसी इतनी ज़बरदस्त इन्फ्लेट कर रखी है, वो टैरिफ लगाएँगे तो ये तो और बढ़ जाएगी। बिल्कुल करेंगे क्या? बढ़ेगी। बिल्कुल। कौन इंडस्ट्रियलिस्ट अपने सही होशो-हवास में उसको अमेरिका शिफ्ट करेगा? क्योंकि अमेरिका में जो कॉस्ट है वो 4x है चाइना की या इंडिया की या वियतनाम की। नहीं, मैं आपको, ये आपने एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, जितनी भी यहाँ कंपनीज़ आई हैं, सभी सक्सेसफुल हैं। कार कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, जो चला रही, एक्सेप्ट फोर्ड। फोर्ड हैड टू क्लोज़ डाउन एंड मूव। यहाँ पे फॉक्सवैगन भी बिक रही है जर्मनी की, स्कोडा भी बिक रही है जर्मनी की, सुजुकी तो इज़ थ्राइविंग, आप देख ही रहे हैं। मारुति से तो अच्छा किसी का कुछ है ही नहीं। साउथ कोरिया की हुंडई भी अच्छा कर रही है। सब कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपकी जो है वो फ्रेंच कंपनीज़ भी आके ठीक-ठाक कर रही है। लेकिन अमेरिकन कंपनी नहीं कर पाई, भागना पड़ा उसको। सर तो ये ये अमेरिकन कंपनीज़ की अब ये हालात ही नहीं है कि वो अमेरिका में शिफ्ट कर सके। तो इससे मुझे तो लगता है कि ये टैरिफ के चक्कर में ही विल एंड अप एक्सपोर्टिंग कमोडिटीज़, और इससे ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं है। और ही इज़ गोइंग टू हर्ट द इकोनॉमी इवन मोर। ये मेरा एक ऑब्जर्वेशन है। आप क्या सोचते हैं? देखिए सर, टैरिफ लाख दुखों की एक दवाई तो है नहीं। टैरिफ कोई रामबाण तो है नहीं कि चला दो सब समस्याएं, शायद किसी किसी सेक्टर में आपको फायदा हो जाए। बट अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया पर टैरिफ लगा के अपना इनकम टैक्स हटा के मैं अमेरिका को फिर अमीर बनाऊंगा, तब की दुनिया अलग थी, तब की टेक्नोलॉजी अलग थी, तब की जियोपॉलिटिक्स अलग थी, चीजें अलग थी, ह्यूमन डेवलपमेंट अलग था, सिविलाइजेशन इथॉस अलग था। अब सब कुछ बदल गया। मैं एक एग्जाम्पल से, मैं एक बड़े आराम चीज से सजाऊंगा। देखिए, आप टैरिफ लगाओगे, ठीक है जी, आप टैरिफ लगाओगे हम पे, जो सेक्टर इम्पैक्ट होगा। देखिए, पहले हम काफी एपीआई लेते थे चाइना से, धीरे धीरे हमने जापान से ले ली, जर्मनी से ले ली और काफी यूएस से ले ली। थोड़ी महंगी पड़ती यूएस से ले ली। अब मान लो आप जी टैरिफ लगाओगे जी, टैरिफ से जो हम पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा सर, हम भारत में, वो पड़ेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आज के डेट में। अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इम्पैक्ट पड़ा तो दवाइयां महंगी हो जाएंगी। बट तो इसका दवाइयाँ हमारे लिए थोड़ी महँगी होंगी, उनके लिए होगी महँगी। वही वही तो मैं बता रहा हूँ सर, इसका हाउ फ्लिप डज़ इट साइड क्या, मैटर?
फ्लिप साइड ये है कि भाई 203 कंट्रियों में हम दवाई एक्सपोर्ट करते हैं, पर सबसे बड़ा मार्केट कौन सा हमारी दवाई का? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो हमारा 33% दवाई जो अमेरिका में बिकती है वो भारत से आती है। जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज है, जो नंबर 1 किलर है वहां का, उसकी दवाई भारत से जाती है। जो आपकी एंटी डिप्रेसेंट जो सबसे ज्यादा कंज्यूम होते हैं अमेरिका में, वो भारत से जाती है। तो इन अ वे अगर आप हम पे टैरिफ लगाओगे तो वापस आप पे आना है ना। आज हम आपको मान लीजिए 100 रुपए पत्ता एक एक्सपोर्ट करते तो हम 150 रुपए में कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता, लगा लो टैरिफ। भाई अगर टैरिफ लगाओगे तो तुम पे भी तो इम्पैक्ट आएगा वापस। एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू होल्ड दैट इम्पैक्ट, इट्स ओके। हाँ, अगर आप अमेरिका ने वो एक्सटॉर्शन वाला बिजनेस शुरू कर दिया, जैसे सऊदी को बोल दिया 1 ट्रिलियन लगा दिया हमारी इकोनॉमी में, तो वैसा फिर चीजें थोड़ी बहुत बदल सकती है। पर अमेरिका का आप देखिए सर, डेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका इज रियली हिटिंग, इट क्रॉस द डेट सीलिंग। डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और उस पे मुझे लगता है कि ये भी डेस्परेट हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप कि भाई अब करे तो करेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि नॉर्मल चीजें से जो सर पिछले 100 साल की लापरवाही है, लगभग आज हम हिसाब लगाए, जब से इन्होंने वो इनकम टैक्स लगा और आज तक है, नोट छापते रहे, डेट लेते रहे, सिस्टम चलाते रहे, डॉलर को रोकते हैं, आपके यहाँ करेंसी डिप्रिशिएट होती, जो मेरे इन्फ्लेशन जनरेट होता मैं आपके पास कर देता हूँ। यही तो मॉडल चलता रहा, यही मॉडल इनका चलता रहा। दिस इज हाउ दे बीन मैनिपुलेटिंग करेंसी। बट अब डेट एक सीलिंग से ज्यादा बढ़ गया है। अब इलॉन मस्क का भी अगर आप पीछे के स्टेटमेंट देखें, आजकल तो नहीं बोल रहा, वो तो कह रहा था ना कि अमेरिका का क्यूमुलेटिव डेट इज द बिगेस्ट नेशनल इमरजेंसी। सबसे बड़ी इमरजेंसी अमेरिका का क्यूमुलेटिव जो डेट है वो बन चुका है। और हर सेकंड संजय सर $1 लाख डेट बढ़ता है, 1 लाख, 2 लाख, ऐसे डेट बढ़ रहा है एज वी टॉक। एवरी सेकंड यू आर एडिंग डेट पे $1 लाख। तो ऐसी परिस्थिति में या तो कुछ ड्रास्टिक चीजें करनी पड़ेंगी, या तो वही वाली बात है कि आप नाव में जेट इंजन लगा लो तो नाव भागेगी नहीं, ना नाव टूट जाएगी। दिस इज अ रिस्क यू ऑलवेज रन, क्योंकि नाव बनी नहीं है जेट इंजन को सहने के लिए। वो तो जेट इंजन तो यॉट में या किसी जैसी बड़ी बेहतरीन बोट में लगता है। हमारी लगड़ी की नाम है, हमने पीछे लगा दिया इंजन वो खड़खड़ वाला, अब भगा रहे हैं। अब या तो नाव टूटेगी या इंजन फेल होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। अब पर ट्रम्प की परिस्थिति ये है सर, उसके पास विकल्प नहीं बचे। नया क्या करेगा? नया यही सब करेगा कि यार कैसे बचाऊं, क्या चीजें करूं, अमेरिका में जो उसके वोटर हैं उनको नौकरियां कैसे दूं, उनको खुश कैसे रखूं। और आप देखिए सबसे बड़ी फेंटेनिल की समस्या उसकी है, क्रिस्टल मेथ की समस्या, टेरिफ की है, और ये जो चाइनीज ने इन्फिल्ट्रेट किया उसकी समस्या है। गुआंटानामो बे में जो 30,000 लोगों की बात कर रहा है, बेसिकली उन्हीं लोगों की बात कर रहा है। अच्छा, एक काम ये किया कि जो मेक्सिको के ड्रग कार्टल्स वगैरह हैं, इनको इन्होंने अभी क्या कर दिया, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। दैट इज अ गुड थिंग। एटलीस्ट जब इन पे एक्शन होगा तो उन पे जो आर्मी वार्मी के लोग हैं, इनके डेल्टा फोर्स हो गया, सील्स हो गया, जो भी, इन पे कोई केस वेस नहीं बनेगा। ये अच्छा काम कर रहा है। अब ये देखिए ना, चाइना भी इनके साथ गेम खेल रहा है। बाइडेन को चाइना ने पहले बोला बेटा ऐसा है कि उन्होंने, बाइडेन हाथ पैर जोड़ता रहा, फेंटेनिल बंद कर दो, फेंटेनिल बंद कर दो। चाइना ने बोला फेंटेनिल बंद। मतलब 2 वेरिएंट, एक मेडिकल वेरिएंट, एक नॉन मेडिकल वेरिएंट है। जो घातक है वो नॉन मेडिकल वेरिएंट। अब चाइना ने क्या बदमाशी कर ली, जो 3 मेजर कंपोनेंट्स है जिनसे फेंटेनिल बनता, उनका एक्सपोर्ट शुरू कर दिया। ये मैक्सिको के ड्रग कार्टेल आता था, क्रिस्टल मेथ आता था, उसके वो जोड़ तोड़ करके आगे अमेरिका में बेचते थे। अब फिर क्या हुआ, फिर अमेरिका ने बोला कि यार ये कंपोनेंट बंद कर दो। तो जैसे कंपोनेंट बंद हुए तो जो मेन कंपोनेंट था, फिनिश प्रोडक्ट, वो फिर चाइना ने खोल दिया। तो यहाँ मतलब बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हो रही है कि, और ट्रम्प के आने के बाद चाइना ने अपना डीप सीक जो एआई है, जैसे है तो बेकार, पर फिर भी उसको लॉन्च तो कर दिया कि नहीं यार हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हाथ काम है। अब ये देखिए इनका बेकार क्यों है? 2-3 उसके एग्जांपल्स बताता हूँ आपको। पहले आप बताइए उसको कि तिएननमेन स्क्वायर कहाँ, उसे पता ही नहीं। शी जिनपिंग के बारे में पूछिए, उसे कुछ नहीं पता। वो तो चाइना से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो उसको नहीं उसे पता कुछ होंगी। नहीं पता। अच्छा, बाय द वे उसे पूछेंगे अरुणाचल इंडिया का पार्ट है, बोलेगा नहीं। फिर बोलेंगे इंडिया के स्टेट्स को लिस्ट डाउन कर, उसमें अरुणाचल सबसे पहले लिस्ट डाउन करेगा। तो मुझे लगता है ये हाफ बेक्ड प्रोडक्ट बड़ा एडवांस चैट ब्राउजर है, इसको उन्होंने डाउनलोड कर लिया। बाय द वे अभी मेरे को कैसे पता लगा है कि सर इंडिया में जापान से, कोरिया से और काफी जगह लोगों से बड़े बड़े एक्सपर्ट बुलाए जा रहे हैं। कुछ बहुत बड़ी, मैं नाम नहीं लूंगा, कुछ बहुत बड़ी आईटी कंपनियों में ये मीटिंग हो रही है कि चाइनीज एआई की आदत इंडिया में लगने से पहले इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, इसको कैसे लिमिट किया जाए, और अपना एक प्रोडक्ट जो है, मतलब मोदी जी का विजन है, जो भी अपना एक प्रोडक्ट है कुछ कुछ ला के उतार दो, फिर धीरे धीरे वो बढ़ा जाएगा। देखिए एक बात तो सच है सर,
इन्होंने दुनिया भर का डाटा चुरा रखा है, राइट? इन्होंने दुनिया भर का डाटा हमारा चुरा कर, हमारे फोन जो लोग चाइनीज फोन यूज एक करते बात हैं और आपका भी आ सारा। रही है इसमें, एक जी। बात और भी आ रही है, वो ये है कि साहब कि ये जो इन्होंने जो बनाया है डीप सीक, अभी तो अलीबाबा ने भी एक लॉन्च कर दिया, कह रहे कि साहब ये डीप सीक से भी बेटर। सर ये जो यही है ना, है डीप स्टेट ने इनको सारा सप्लाई किया है। हाँ माल तो, आइडिया तो डीप वही का है। स्टेट डीप स्टेट को किसी न किसी तरह से ट्रम्प को कंटेन करना है। एक्चुअली जो है ना, वो पिछली बार जब ट्रम्प जीता था तो उनका शुरू में जो आया था वो था रेजिस्टेंस, कि अरे ये क्या है, जैसे मोदी का आया था ना कि मोदी 2014 में जीता, कोई बात नहीं, 5 साल बाद उड़ाएंगे इसको। तो वो रेजिस्टेंस का वो था, लेकिन अब दोबारा जीत के आया है तो इनिशियली वो रेजिग्नेशन था, लेकिन अब जो है वो उनके जो हरकतें हैं वो शुरू हो गई। उनमें से एक ये हरकत है, क्योंकि ये पहले से इन्होंने तैयार कर रखा था ना, सब तैयार कर रेडी था। रखा था, क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी डीप स्टेट के पास थी। तो वो टेक्नोलॉजी इन्होंने पहले से ही ट्रांसफ़र कर रखी थी, और जब ये देखा कि ये ट्रम्प आ गया है तो उन्होंने उसको वहाँ से लॉन्च करवा दिया, कि ट्रम्प का जो वो स्टारगेट वाला जो उसका एक प्रोजेक्ट है उसको बनाया स्कैटल है, करने के, हाँ, 500 उसको बिलियन स्कैटल वाला। करने के लिए, कि साहब ये उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको स्कैटल करो। तो सर अब ये डीप स्टेट के साथ में लड़ाई इतनी आसान नहीं है, इसको डीप स्टेट बिल्कुल को बिल्कुल सही। हराना है तो इट हैज़ टू बी अ लॉन्ग ड्रॉन फाइट। और इसमें जो है वो मुझे लगता है ट्रम्प को लग रहा है कि साहब कि मोदी कैन बी यूज़फुल। बिना मोदी जी के होगा नहीं सर, यूजफुल क्या, हमारे बिना नहीं कर पाओगे आप। ये जो इनका देखिए, जयशंकर साहब को सबसे पहली सीट देना, फिर पहला बायलैटरल, फिर मोदी जी को फोन करना, अब मोदी जी फरवरी में जा रहे हैं यूएस, ये सब सारी चीजों को अगर देखेंगे आप और ओवरऑल देखेंगे ट्रम्प का जो आक्रामक रवैया बाकी लीडरों के साथ है, मुझे लगता है दुनिया में एक ही लीडर है जिसके साथ बड़े मैत्रीपूर्ण संबंधों की बात कर रहे हैं, एक तो मोदी जी, एक जॉर्जिया मेलोनी है। उसके अलावा मुझे कोई दिख नहीं रहा। अब जॉर्जिया मेलोनी से क्यों करे उसमें तो मैं नहीं जाऊंगा, उनके साथ इलॉन मस्क की भी अच्छी दोस्ती है, इलॉन मस्क की आप भी अच्छी जो है दोस्ती वो है। बिलो द तो वो, बेल्ट बातें मत कीजिए। हाँ नहीं, मैं उस पर नहीं सर, बहुत विवाद हो जाएगा, उस पर मैं बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ करूंगा मोदी जी के साथ बड़ा अच्छे इनके संबंध है, क्योंकि बिना इंडिया के इनकी बात नहीं बनेगी। ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन है, हमारे बिना गाड़ी अब चलने वाली नहीं है। और ये जो आप देखिए बेसिकली आइडिया क्या है सर इनका, ये कहीं से आप देखेंगे आने वाले टाइम में, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, अलीबाबा का आ गया सर, आप मार्क कीजिए कई सारे फ्लेवर जो एआई के, कई सारे चाइनीज वो जो है ना आउटपोस्ट्स, अलीबाबा एक आउटपोस्ट हो गया, हुआवे हो गया, कई सारे आएंगे। हमारी समस्या चाइना का फोन, चाइना का फोन जो हम यूज करते हैं इनके पास डाटा चला जाता है उसका, पहली बात। और ये कोशिश क्या कर रहे हैं कि हम चाइनीज एआई को यूज करें, धीरे धीरे उसकी आदत हो जाए। क्योंकि अगर आपको एक एआई की आदत होगी तो जब भी आप उससे सवाल पूछेंगे, कुछ चीज मांगेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। एम्स का हमारा डाटा चुरा गया, दुनिया भर का डाटा इन्होंने चुरा के रखा है। बट एआई में इनकी एक ही सेंध है, दैट इज चिप। अल्टीमेटली एक टाइम के बाद एआई बिना चिप के बेकार होगी। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हुआवे ने एक नया फोन अभी लॉन्च किया चाइना में, तो बड़ा जबरदस्त डिस्प्ले, बड़ा स्क्रीन, सब कुछ शानदार है वो। अब लोगों ने फोन को डंप कर दिया। जब लोगों ने फोन को डंप किया तो पूछा भाई क्या हुआ, कहते जी सब कुछ अच्छा है, लुक एंड फील बड़ा अच्छा है, ये सब फीचर विचर जबरदस्त, पर जब मैं फोन को चलाता हूँ, मेरा पहला फोन वीडियो गेम पर अटकता है, ये भी अटकता है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर अटकता है, ये भी अटकता है, हमारा परफॉर्मेंस वाइज ये वही है। तो मैंने कहा भाई जो चिप है वो तो पुरानी है ना भाई, ये वाले इंजन आपने गाड़ी, आपने ऑल्टो का इंजन जाके विटारा में लगा दिया, नॉट आई एम नॉट कंपेयरिंग, जस्ट फॉर कंपैरिजन। अगर ऑल्टो का इंजन हो से विटारा थोड़ी ना खींचेगी, ऑल्टो के इंजन से ऑल्टो खींचेगी। तो आपने विटारा बना दी, लोहा वो अंदर लगा दिया, ऑल्टो का इंजन, चिप तो वही है। अब चाइना में हुआवे ने सर इतनी बदमाशी की है, आपको बड़ा अच्छे एक रेवलेशन बताता हूँ। उन्होंने 2-4 ऐप डाल दी हुआवे के फोन पे। अब क्या कर दिया, बोला ये फोन जो है ना, ये फोन नहीं है, ये अब मेडिकल डिवाइस है। और आप विश्वास नहीं करोगे संजय सर जो मैं कहने वाला हूं, चाइना में रूल ला दिया कम्युनिस्ट पार्टी ने कि आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज करते हुए हुआवे का नया फोन खरीद सकते हो, क्योंकि वो मेडिकल डिवाइस है। ये फोन फोन नहीं है, ये आपके लिए मेडिकल डिवाइस है ये। मतलब कुछ भी भाई, ये तो गजब, मतलब कह रहे अब वहां यू कैन यूज योर मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी टू बाय हुआवे फोन, क्यों बिक नहीं रहा। लोगों ने कहा यार परफॉर्मेंस कुछ नहीं, मैं क्यों खरीदूं, अब ये मेडिकल डिवाइस है भाई, मेडिकल डिवाइस करके बिकता है। तो इतनी वहां पे मतलब जो परिस्थिति है वो हो रही है। बट भारत को, हमें तो एक इन एप्स के एडिक्शन से बचना है, इन एप्स को हमें मैनेज करना है। दूसरी बात ये है सर, कुछ एप्स ऑनलाइन होंगी,
कुछ चीजें ऑनलाइन होगी। तो चलिए, आपका अगर हार्डवेयर है तो वहां चिपसेट वगैरह की लिमिटेशन होती है। अब मान लीजिए मेरे पास बेहतरीन फोन है, मेरे पास, आपके पास बेहतरीन फोन है, आप एक ऑनलाइन एआई यूज करते हो, तो उसमें तो हार्डवेयर की लिमिटेशन नहीं आएगी। बट अब उस एआई से एडिट कैसे ना हो, क्या हमारा अपना विकल्प है, कैसे उसको मैनेज करना, क्योंकि जितनी एआई हमारे यहाँ क्रीप होगी उतना वो डाटा चुराने का काम करेगी। तो हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है। और देखिए, इलॉन भी फूका पड़ा है। इलॉन इसलिए फूका पड़ा है कि उसका जो ईवीज का सपना था, ट्रंप ने चुकनाचूर कर दिया। जो स्टारगेट प्रोजेक्ट था, इलॉन को बाहर रखा, फिर तो ऑल्टमैन से लड़ रहा था वो ट्विटर पे। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय है सर। अबाची गया है तालिबान से मिलने, जो ईरान का विदेश मंत्री है, ये संडे या मंडे को तालिबान से मिलने गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इसको लेके हड़कंप था। क्यों? आपको याद होगा, हमने जयपुर डायलॉग्स पे बात भी की थी। जब इस्माइल हनिया मरा था तो तालिबान ने ऑफिशियली कहा खुमैनी कावर्ड है, डरपोक है, बुजदिल है, उसने भाई इस्माइल हनिया को मराया अपनी जान बचाने के लिए, यहूदियों से डरता है। ये उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था। इनकी कोई रिलेशन शिया सुन्नी है। ईरान इसको, अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता, ठीक है। बट यहां जो बलूचिस्तान में एक्टिविटी हो रही है हमारे, क्यों थोड़ा पाकिस्तान करना जरूरी है। अब देखिए, 3 दिन पहले बलूचिस्तान में अटैक किया तहरीक तालिबान ने। सर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बलूचिस्तान में अटैक करता तहरीक तालिबान, और कम से कम 15 से 20 लोग मारता पाकिस्तान आर्मी के। ये पहली बार ऐसा हुआ कि बलूचिस्तान में तहरीक तालिबान ने अटैक किया। पहले वो बीएलए बीएलएफ करता था बलूचिस्तान में, अब की बात खैर बलूचिस्तान में तहरीक तालिबान का अटैक। इसको लेके बलूचिस्तान में तहरीक तालिबान ने अटैक किया। तहरीक तालिबान इन बलूचिस्तान, जगह का नाम मैं आपको बताता हूँ। मेरे को भी नाम भूल गया मैं, कि ये मैं काट रखा, मैं आपको बता देता हूँ सर। जगह का नाम ये है, हाँ, इन गुलिस्तान डिस्ट्रिक्ट ऑफ पिश्तीन, बलूचिस्तान। गुलिस्तान डिस्ट्रिक्ट इनका वो एरिया है, क्या बोलते हैं, पश्तून एरिया ही है। हाँ, पश्तून एरिया है। तो क्योंकि नॉर्थ बलूचिस्तान जो है ना, नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान, वो पश्तून है। तो यहाँ इनको, मतलब ये इससे पहले यहाँ पे ये करते नहीं थे यूजुअली, तो ये अटैक किया 15, उससे पहले भी ये अटैक हुआ। अब ये जो तहरीक तालिबान ने अटैक बढ़ा दिए हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे कि तहरीक तालिबान और बीएलए बीएलएफ कहीं ना कोई कुछ अकॉर्ड हुआ है। अब ये जो अबाची आया है सर, अबाची का मैं आपको बताता हूँ, आया है कहाँ? अफगानिस्तान। अब आप ईरान का मीडिया ट्रैक करें, ईरान का मीडिया कहता है यार हमारे तो रिलेशन है नहीं अफगानिस्तान से, हम तो अब तालिबान को नहीं मानते। तो अबाची खुद क्या करने गया? क्योंकि परिस्थिति थोड़ी यहाँ हो रही है। देखिए, बलूचिस्तान और बलूचिस्तान लगभग लगभग कट है पाकिस्तान के लिए, ईरान के साथ एक्सेस बनाने के लिए। वहां बड़े बम पहुंच रहे इसराइल, ठीक है। यहाँ अमेरिका ने, ट्रंप ने सब कंट्रियों में एड रोक दिया एक्सेप्ट गाजा का ह्यूमैनिटेरियन एड, इसराइल का मिलिट्री एड, और एक मिनट में बोलूंगा, ये बलूचिस्तान जो है ना, ये बिल्कुल साउथ वजीरिस्तान से लगता हुआ है। जी, तो वही मैं कह रहा हूँ ना आपको, ये आता तो अब ये, मतलब आप कह सकते हैं बलूचिस्तान ही है, करेक्ट, बलूचिस्तान से लगता है बिल्कुल नहीं, वजीरिस्तान से, मतलब आपके केपी से, करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये जो ये देखिए आप, यहाँ पे जो ट्रंप है, अब इन्होंने एड बंद कर दिया। अब तालिबानियों की जो तनख्वाह आती थी ना सर, वो अमेरिकन पैसों से आती थी। तालिबान के गवर्नमेंट की तनख्वाह उनका अमेरिकन पैसों से आती थी। अब्बाची को लग रहा है कि यार अगर ये बलूचिस्तान वाला रास्ता बंद हो गया, ईरान के, इसराइल के पास बड़े मिसाइल आ रहे, इसराइल बड़ी तैयारियां कर रहा है। डेविड बार्ने ने कल रात को इंडिकेट किया, जो मोसाड के चीफ है, कह रहा है अकॉर्ड ज्यादा चलेगा नहीं। अगर कल उनका आप स्टेटमेंट को ध्यान से देखे, इतना टाइम तो है नहीं उसको डिकोड कर पाएंगे, पर उसने बहुत क्लियरली इंडिकेट किया है कि शायद पहले 33 होस्टेजेस के बाद ये अकॉर्ड नहीं चलेगा। मतलब मोसाड के चीफ को अब मैं कोट कर रहा हूँ, उसका वक्तव्य आया है। जो हम पहले असेसमेंट लगा रहे थे उसको काइंड ऑफ मोहर वो लगाते हैं। इसके बाद अब पर 900 किलोमीटर का सर बॉर्डर लगता है बिटवीन ईरान एंड अफगानिस्तान। अगर पाकिस्तान वाला रूट बंद हो गया तो ईरान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से केपीके से पाकिस्तान। एक ये चिंता का विषय है। दूसरा जो एक ये बहुत चिंता का विषय है, ये जो लेटेस्ट ये आप बता रहे हैं ना, ये जो गुलिस्तान वाला जो अटैक हुआ है, ये जो क्वेटा से चमन वाली जो मेन रोड है ना जी, ये गुलिस्तान उसी के बगल में है। बिल्कुल सर, इट इज एक्चुअली साउथ ऑफ दैट रोड। करेक्ट, करेक्ट सर। अभी मैं देख रहा था मैप में उसकी लोकेशन।
तो ये एक हमारे लिए ये जो मीटिंग हुई है ना सर, ये चिंता का विषय। कारण क्या है, देखिए पहले ईरान एक शिया ब्लॉक होता था, वहां सुन्नी है यहां सुन्नी है, बीच में एक शिया ईरान था, राइट। अगर ये शिया ईरान सुन्नियों के साथ कोई अलायंस करता है तो देखिए ईरान के थ्रू आपके सीरिया तक तार जुड़ते हैं, तो सीरिया का बंदा ईरान अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान पहुंचेगा। तो ये जो सुन्नियों का डोमिनेंस है, जो ईरान एक बफर का काम करता था, वो बफर हट जाएगा, जो भारत की लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देखिए ईरान के पास पैसा तो है, 88 बिलियन का रिजर्व है, और तालिबानियों का अमेरिका 150-200 मिलियन डॉलर देता, उन्हें वो हमसे डबल ले लो भाई, हमारा हिसाब किताब कर लो। जिस तालिबान ने खमेनी को गालियां दी, कवर्ड बताया, चूहा बताया, दलाल बताया, उसी उसके बाद एडमिट्स दैट अबाची खुद आके मुतवक्किल से मिलता है और उससे हाथ मिलाता है, जबकि यही लोग कुछ दिन पहले तालिबानियों को मोदी की सेना कह रहे थे। इन्होंने कार्टून बनाए, जब विक्रम मिस्री से हाथ मिलाते हुए, जो दुबई में, दोहा में या दुबई में मीटिंग हुई थी, तो कह रहे हैं कि भाई ये तो मोदी की सेना है। अब ये वहां जा रहा क्योंकि एक रूट बनाना चाहता है, क्योंकि वहां देखिए सीरिया में भी परिस्थिति, उसने जुलानी तो अपना प्रेसिडेंट बन गया, कह रहा जी हम फिलहाल मैं प्रेसिडेंट हूं, टेम्परेरी जब तक इलेक्शन नहीं होता। जुलानी ये पूरा रूट सर आपके पाकिस्तान तक रुकेगा, पहले नहीं जाता था ये, अब ये खुला रुकेगा। ये हमारी सुरक्षा के मद्देनजर से एक चिंता का कारण जरूर है, जिसको मैं जयपुर डायलॉग के माध्यम से हाईलाइट करना चाहता हूं कि ये कहीं हाईलाइट नहीं हुआ है। और ये थोड़ा अमेरिका को भी वो झटका दे रहा है कि भाई ठीक है, अगर तुम बलूचिस्तान को यूज करोगे मुझे ठोकने के लिए, तो आई कैन ठोकोफाई यू थ्रू ईरान, मतलब आई कैन ठोकोफाई यू थ्रू अफगानिस्तान, मेरे पास अफगानिस्तान का लिवरेज आ जाएगा। और अफगानिस्तान में आप जानते हैं, अफगानिस्तान केपीके और केपीके से पाकिस्तान कहीं भी जा सकते हो, और जितने भी आपके ट्रांसपोर्टर हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट के व्यापार में, सारे पठान हैं। ये ट्रक वाले, होटल वाले, ढाबे वाले, ये सारे पठान हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो शिया सुन्नियों में ये जो कट्टर दुश्मन थे सदियों से, अगर इनमें ये दोस्तियां होने लगी, और ये आप देखिए ना, फिर सुन्नी डोमिनेंस पूरा हो जाएगा आपके मिडिल ईस्ट से लेके पाकिस्तान तक, पूरे बेल्ट में सुन्नी दिखेंगे आपको, सुन्नी डोमिनेंस दिखेगा। और ये चैन से बैठने वाले लोग तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ खुराफात इनके दिमाग में चलेगा। और जबकि आसिम मुनीर आजकल परेशान है इस अटैक के बाद, क्योंकि आसिम मुनीर को लग रहा परिस्थिति जा रही है। मुनीर को ये भी पता कि ट्रम्प मेरे से क्यों बात करेगा, ट्रम्प तो व्यापारी हो, तो बलोच बीएलए से, बीएलएफ से बात करेगा, सस्ते में वो डील दे देंगे, मेरे को पाल के क्या मिलेगा उसको। बट ये जो अबाची ने चाल चली है, अगर ये होगी तो इसमें काफी इक्वेशंस एकदम बदल जाती है। दिस इज व्हाट आई वांट टू हाईलाइट, इससे इक्वेशन बदल जाती है, इसमें हमारी खास नजर रहनी चाहिए। जो मैं वाज वेरी हैप्पी कि हमारी उनसे मीटिंग हुई दुबई में, मिस्री साहब गए थे मिलने, हाथ हाथ मिलाया, सब अच्छी बात है। और ये देखिए यहाँ तालिबान को चाइना भी लालच तो दे रहा है कि तुम्हारे यहाँ 4-5 बिलियन का माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में निकालूंगा, जबकि हकीकत ये, जो चाइना ने माइनिंग राइट्स पहले भी लिए थे, जिस किसी ने भी लिए, आज तक अफगानिस्तान से कोई आयरन ओर या कुछ निकाल नहीं पाया, बहुत नीचे है और बहुत अनवाइबल जगह है ये, बट कागजों में तो है। अब चाइना 4-5 बिलियन दे के अफगानिस्तान को एक लॉलीपॉप दे के, और यहाँ से ये ईरान पैसा दे के, और ईरान और चाइना अच्छे खासे मित्र हैं, अच्छे खासे दोस्त हैं, और खूतियों को सारा वेपन तो ईरान के कहने पे ही तो चाइना दे रहा है। तो यहाँ ये थोड़ा मतलब जो परिस्थिति इस खित्ते में बन रही है वो है। और पाकिस्तान का पॉलिटिशियन डेड है। पाकिस्तान अभी सिर्फ इस चक्कर में लगा कि भाई देखो, ये जो आपके ये तालिबानी, ये वुमेन को नहीं पढ़ाते, ये बड़े जलील है। और आप सुनिएगा पाकिस्तानियों के, कहते हैं अफगानिस्तान की औरतों को हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। मैं तुम्हारे यहाँ सबसे ज्यादा फूल ड्रॉप हो, ताजिकिस्तान में वो बोल रहे हैं। तो थोड़ा सा जरा, अब चूंकि लगभग 50 मिनट होने वाले हैं और समय नहीं लगता सर जयपुर डायलॉग में समय का। हाँ निकल गया। वो तो था, वो बांग्लादेश के बारे में तो बात कर ले। बांग्लादेश में सोरोस घूम रहा है सर, बांग्लादेश का जो सोरोस का बच्चा एलेक्स सोरोस ना, तो एलेक्स सोरोस तो पनौती, तो सोरोस का पिल्ला भी कह सकते हैं। हाँ पिल्ला भी कह सकते हैं, वो तो पनौती है ना। देखिए उसका नाम है पनौती सोरोस, तो पनौती घूम रही है वहां पे। और ये देखिए मेरे को जो खबरें सुनने में आई है, दो चीजें हो रही है। डीप स्टेट का बच्चा था यूसुफ, ये यूनिस की अब लगभग बैटरी खत्म हो गई है। अब ये जो 1-2 इनके स्टूडेंट लीडर थे, मेरे सूत्रों ने कहा ये कल परसों ढाका यूनिवर्सिटी गए थे, वहां इनकी पिटाई हुई है। तीसरी बात, यूनिस घूम रहा दावोस में, यूनिस ढूंढ रहा माल, कि कोई माल दे दे, कहीं से माल दे दे, किसी नाम का माल दे दे। अभी थोड़ा ऑक्सीजन जो आ रहा है चीन से आ रहा है, अमेरिका ने हाथ खींच लिया, भारत ने भी हाथ टाइट कर दिया। तो अब ये ढूंढ रहा है कि कोई खरीदार मिले, कोई शुगर डैडी मिले। अगर मैं टिपिकली बोलूं, शुगर डैडी ढूंढ रहा है, दावोस में घूमता, कोई तो मिले जो हमें पैसे दे दे।
यहाँ एक विचित्र परिस्थिति बांग्लादेश हो रही, जो मैं आपके माध्यम से, जयपुर डायलॉग के माध्यम से बताना चाहता हूँ। बांग्लादेश में इसने बोल दिया मैं रिफॉर्म कर रहा हूँ, रिफॉर्म कर रहा हूँ, रिफॉर्म कर रहा हूँ। अब ये जो बंगालियों को रिफॉर्म समझ तो आता नहीं, उन्हें कहता हूँ इनकलाब, नौचल में। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनीबॉडी, बट दिस इज द मेंटालिटी। अब जब ये रिफाइन हुआ तो बांग्लादेश में विचित्र चीजें होने लगी। हर किसी ने अपने लिस्ट डाल दी। अभी संजय सर, आपको जान के हैरानी होगी, अभी रिक्शे वालों ने हड़ताल कर दी। कहता है ये हमारी डिमांड है, यूनिस इसको ला, हमें पेंशन चाहिए, हमें ईएसआई चाहिए, हमें रेलवे वालों ने कर दी, वो तो उसने मैनेज कर ली, कैसे तैसे रोक दी। अब विचित्र तरह के प्रोटेस्ट, विचित्र तरह की हड़तालें, विचित्र तरह के प्रकरण हो रहे हैं। अब यूनिस जो ये रिफॉर्म की डुगडुगी बचा के सोच रहा था 2-4 साल निकाल दूंगा, वो 2-4 साल अब इसके नहीं निकलने वाले हैं। बट अब ये भारत को और अमेरिका को काफी ऐसे अवसर दे रहा है जिससे अगर हमें कुछ एक्शन वहां करना है वो लेजिटिमेट होगा, वो जायज होगा। क्योंकि ये, अच्छा बाय द वे, जो हिजबुल तहरीर वाले हैं, ये तो सर, ये तो इस्लामी लोग हैं। ये तो कहते हैं कोई इलेक्शन, तू यूनिस कौन से इलेक्शन की बात कर रहा है, इस्लाम में तो इलेक्शन होता ही नहीं, इस्लाम में तो डेमोक्रेसी हराम है, तू कौन से डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, कौन से इलेक्शन की बात कर रहा है। पीछे ये भी आया था फखरुजमान, जो इनका आर्मी चीफ, उसने जी दख्ता पलटने की कोशिश की थी, ये भी कुछ खबरें चली थी कुछ टाइम तक। और ये आईएसआई का आपका चीफ मिला गया था बांग्लादेश एमिरेट्स की फ्लाइट में। आई थिंक लास्ट ट्यूसडे को उसने लैंड किया था, या इस ट्यूसडे या लास्ट ट्यूसडे, ठीक, लास्ट ट्यूसडे को ही लैंडेड, या दिस ट्यूसडे को ही लैंडेड इन बांग्लादेश इन एमिरेट्स फ्लाइट। और इनका वो आसिफ गफूर को, ये जनरल ब्रिगेडियर, वो एयरपोर्ट लेने आया था उसको। ये आईएसआई वालों के साथ गुपचुप मीटिंगें कर रहे हैं। तो बेसिकली हिजबुल तहरीर वाले अपनी रास्ता खींचे, और वो जो 2 इनके स्टूडेंट थे ना, एक मेल और फीमेल, जिनको अमेरिका ले गया था, वो भी अंडरग्राउंड हो गए। स्टूडेंट लीडरों ने पब्लिक गैदरिंग बंद कर दी है। कल परसों ढाका यूनिवर्सिटी गए थे, पिटाई हुई है दोनों की, धवा के पिटाई हुई है। अब धीरे धीरे हर बांग्लादेशी ये जाग रहा है कि भाई मेरा राइट होगा, अगर रिफॉर्म हो रहा तो मेरा भी तो करो, ये तुम्हारे तरह के रिफॉर्म थोड़ी ना होंगे। अब जेंटर है, उसके अपने डिमांड्स है, रिक्शे वाले के अपने डिमांड है, रेलवे वाले के अपने डिमांड है, बिजली वाले के अपने डिमांड है, महिलाओं की अपनी डिमांड है। ये इतनी डिमांडों की खिचड़ी बनने वाली है कि यूनिस का इवैक्यूएशन प्लान ही, प्लेन जो खड़ा ढाका में, उसके काम आएगा। सर, यूनिस इज ऑन लास्ट ब्रेथ। पर अमेरिका और भारत के लिए अभी यूनिस इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट है कि मोदी जी और ट्रम्प की मीटिंग हो जाए, जो भी आपस में करना है, जो भी फिर चाइना में एक्शन ट्रम्प को करना वो करे, जो भी हमें बेनिफिट उठाना उठाए। बट डॉक्टर जयशंकर सर को मैं कोट करूंगा, उन्होंने बोला जब मेरी मार्को रूबियो से बात हुई, बांग्लादेश में बात हुई है। आई एम कोटिंग डॉक्टर जयशंकर, भाई बांग्लादेश में बात हुई है। ऐसा नहीं कि भारत कुछ नहीं कर रहा, बात कर रहा। हिंदी पिक्चर तो है नहीं कि 3 घंटे में फैसला हो जाना है, बट जो भी जैसे भी है बात कर रहा है। तो बेसिकली जो मेरा शुरू से एनालिसिस था सर, बांग्लादेश विल रीच ए सिचुएशन जहां कोई बाप नहीं होगा, एवरीबॉडी विल बी ऑन हिज ओन। हर एक छोटी छोटी फ्यूडम बनाएगा, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। वैसी परिस्थिति लगभग आपको बांग्लादेश में आती नजर आ रही है आज के डेट में। जी, तो मतलब बांग्लादेश की हालत जो है वो हमारे दूसरे हमसाया से भी बुरी होने वाली है। वेरी गुड, अच्छा है। उससे अफगानिस्तान, सर अफगानिस्तान से रेस करेगा बांग्लादेश, पाकिस्तान से नहीं, सीधा अफगानिस्तान से करना भी चाहिए। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। संजय सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को साधुवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम और हर 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 महादेव।